हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और आज हम लोगों को देखना है सेलेक्ट कमांड के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये है सेलेक्ट कमांड और सेलेक्ट कमांड का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो डेटा टेबल के अंदर रखा हुआ है हमें उसको सेलेक्ट करना है। अब टेबल के अंदर डेटा होता है रोज़ में, हर एक रो एक रिकॉर्ड है, राइट। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा डेटा ही देखना हो, यानी कि हो सकता है कि इस टेबल के अंदर लाखों रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं पर मुझे कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स ही देखने हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे उस रिकॉर्ड के सारी फील्ड्स को देखना है। सारी फील्ड्स मतलब हर एक कॉलम के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हैं सारी नहीं देखना, कुछ सेलेक्टेड देखनी। सो हम सेलेक्ट कमांड की मदद से जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा डेटा फेच कर सकते हैं टेबल में से। तो इसके लिए कई सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं एंड सेलेक्ट कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड इन IDBMS बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम सेलेक्ट क्वेरी ही लिख रहे होते हैं और ज़्यादातर जो सवाल भी पूछे जाते हैं उसमें सेलेक्ट क्वेरी के ऊपर बेस्ड ही सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं क्या करूँगा कि आज के इस सेशन के बाद आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा और जैसा बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि इस कोर्स में असाइनमेंट्स भी होने चाहिए, तो मैंने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं वो भी इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो वो असाइनमेंट्स मैंने अपलोड करना अब स्टार्ट कर दिया। लेकिन असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा और इस कोर्स में एनरोल होने का लिंक भी मिलेगा। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एनरोल होंगे तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे इस कोर्स को देख पाएंगे, जहाँ से आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे और वहीं पर आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो के बाद आप उस असाइनमेंट को चेक करिएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये सेलेक्ट कमांड लिखते कैसे हैं। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको लेके चलता हूँ MySQL पे और MySQL के लिए पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा MySQL -u रूट यूज़र का नाम और पासवर्ड भी चाहिए। पासवर्ड क्या है? ये जो आपने सेट करके रखा था ये मैंने लिख दिया। लॉगिन हम कर चुके हैं। स्टेटस कमांड से हम देखते हैं स्टेटस, अभी करंट कनेक्शन का स्टेटस क्या है, कनेक्शन आईडी क्या है ना। बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं पर अभी डेटाबेस कोई भी सेलेक्ट नहीं किया है। शो डेटाबेसेस कमांड से हम लोग डेटाबेस को देखते हैं, कितने डेटाबेसेस यहाँ हमारे पास हैं। तो एक DB1 नाम का डेटाबेस हमें दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कमांड लिखिए DB1 और देखिए डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें कितनी टेबल्स हैं उनको देख सकते हैं। शो टेबल्स कमांड से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। तो एम्प्लॉय टेबल के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल का डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्राइब और एम्प्लॉय। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अंदर 4 कॉलम्स है, EMP-ID, नेम, एज और सैलरी। उनका डेटा टाइप भी पता चल रहा है, किस में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है वो भी पता चल रहा है, किस में कोई की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है जैसे कि प्राइमरी की है EMP-ID वो भी पता चल रहा है। अब हम लोगों को देखना है सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। तो सेलेक्ट क्वेरी में सबसे पहले सिंपल क्वेरी को हम समझते हैं, सेलेक्टिंग ऑल रोज एंड ऑल कॉलम। अगर मुझे टेबल में रखा सारा का सारा डेटा ही देखना है तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये जो स्टार लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉलम्स को, ठीक है, ऑल कॉलम्स। अब आपको यहाँ पे सारे ही कॉलम्स देखने हैं और सारी ही रोज देखनी है, तो आप लिख रहे हैं सेलेक्ट, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो यहां पर आपको सारे रिकॉर्ड्स जो इसके अंदर रखे हुए हैं ऑलरेडी वो दिखाई दे रहे हैं, सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सेलेक्टेड कॉलम्स देखने हैं, सारे कॉलम्स नहीं देखने और रोज लेकिन मुझे सारी देखनी है, तो आप क्या करोगे? आप सेलेक्ट के बाद स्टार नहीं लगाओगे, आप उन कॉलम्स के नाम लिखोगे जो आप देखना चाहते हो और उसके बाद फ्रॉम और फिर टेबल का नाम जैसे लिख रहे थे।
रोज सारी आएंगी पर कॉलम वही आएंगे जो आप चाह रहे हो। तो आपने जैसे लिखा सेलेक्ट और यहाँ कॉलम का नाम कर दिया मैंने, एक तो नेम कॉलम ले लेता हूँ और एक एज ले लेता हूँ, बस मुझे ये दो देखने हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, आप देखेंगे सिर्फ दो ही कॉलम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ये एज और नेम को ही देखना चाहता हूँ, पर पहले एज को देखना चाहता हूँ फिर मैं नेम को देखना चाहता हूँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। यानी जिस सीक्वेंस में आप कॉलम के नाम लिखोगे उसी सीक्वेंस में वो आपको दिखाई देंगे। जब आप एस्टेरिस्क सिंबल लगा रहे थे सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑर्डर आ रहा था जिस ऑर्डर में आपने टेबल में कॉलम्स बनाए थे। लेकिन अगर आप सारे कॉलम देखना चाहते हो पर उसका ऑर्डर अपने हिसाब से तय करना चाह रहे हो, तो देखो सेलेक्ट स्टार जब हम लगाते हैं तो सारे कॉलम तो आते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर क्या रहता है, वही जो टेबल में ऑर्डर था। इसलिए अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले मुझे देखना है सैलरी, उसके बाद मैं एज देखना चाहता हूं, फिर EMP ID देखना चाहता हूं और उसके बाद मैं नेम देखना चाह रहा हूं, तो इसमें भी सारे कॉलम्स आ रहे हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस कैसा होगा वो हम डिसाइड कर रहे हैं। फ्रॉम और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो अब आप देख सकते हैं पहले सैलरी दिख रहा है फिर एज दिख रहा है। तो कई लोग पूछते हैं कि सारे कॉलम का नाम क्यों ही लिखना है जब हम स्टार लगा सकते हैं। तो ये रीज़न है कि हम सारे कॉलम का नाम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमें उसे अलग ऑर्डर में दिखाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहते हैं सेलेक्टेड रोज दिखाना, यानी सारी रोज नहीं देखना है, कुछ सेलेक्टेड रोज देखना है, लेकिन कॉलम मुझे सारे देखने हैं, तो क्या करेंगे, सारे देखने सेम ऑर्डर में देखने हैं, तो आप एस्टेरिस्क सिंबल लगा दें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। पर यहाँ पर एक वेयर क्लॉज भी आता है और वेयर के बाद लगाते हैं हम कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सारे के सारे कॉलम्स देखना चाहता हूँ, लेकिन रो वही देखना चाहता हूँ जिसमें EMP ID 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ EMP ID 3 वाला डेटा। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय वेयर, और वेयर के बाद कंडीशन लगा रहा हूं EMP ID इक्वल्स टू 3। अच्छा देखिए, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, इक्वल टू सिंबल लगाने के लिए आप ये इक्वल ये जो असाइनमेंट जिसको आप बोल देते हो, ये 2 बार लगाना होता है। इक्वल इक्वल लिखते हो आप कुछ इस तरीके से, राइट। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा लिखते हो, लेकिन SQL में ऐसा नहीं लिखते हैं, SQL में ऐसा लिखते हैं। आप ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, मतलब कि 3 EMP ID में स्टोर हो रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वेयर के साथ जब भी आप लिख रहे हो तो ये असाइनमेंट नहीं है, ये क्या है, ये इक्वल टू है। तो EMP ID अगर 3 के इक्वल है किसी रिकॉर्ड में तो वो वाली रो सेलेक्ट करो। तो रो सेलेक्ट करने के लिए हमने एक कंडीशन लगा दी है, तो वही रोज सेलेक्ट होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक ही इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ और, जैसे कि एज जिसकी 27 से ज़्यादा है, बहुत सारे ज़्यादा हैं, एक काम करता हूँ 32 से ज़्यादा जो है, एज ग्रेटर देन 32। आप देखिए ऊपर आपको सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जिसमें एज 32 से ज़्यादा है। आपको सिर्फ वही दिखाई देंगे जिसमें 32 से ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको चाहिए लेकिन 40 से छोटा हो, जैसे 41 भी है किसी का, तो वो 41 नहीं चाहिए, है ना। तो आपने लिखा एंड एज लेस देन 40, ऐसा चाह रहे हो, ठीक है। तो वो निधि वाला डेटा हट गया क्योंकि उसकी एज 41 है। तो आप ये एंड भी लगा सकते हो, गॉट इट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज लेस देन 20 और एज ग्रेटर देन 40। अब इसका मतलब क्या है, या तो 20 से कम एज हो या 40 से ज़्यादा एज हो। इसमें और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा। मतलब एंड का मतलब होता है कि दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, है ना, लेकिन कोई एक भी ट्रू है तो भी सही है। तो वो सारा डेटा आएगा जिसमें कि एज लेस देन 20 है, वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जिसमें एज 40 से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 डेटा आपको दिख रहा है, रजनीश की एज 10 है और निधि की एज 41 है। तो यस, ये दोनों डेटा हमको मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम कंडीशन कैसे बना रहे हैं,
हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे ही है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या एंड और भी बीच में लगा रहे हैं, तो ये ऑपरेटर्स का हम इसमें वेयर क्लॉज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ सेलेक्टेड रोज देखनी है और सेलेक्टेड कॉलम्स देखने हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन आप सेलेक्ट के बाद स्टार नहीं लगाएंगे। आपको जो पर्टिकुलर कॉलम्स देखने हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे सिर्फ नेम देखना है, एंड फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और वेयर लगाएंगे, आपने कहा जिसकी एज ग्रेटर देन 32 है, वो सारे एम्प्लॉयज़ का नाम बताओ। तो ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज 32 से ज़्यादा है। गॉट इट? तो हम सेलेक्टेड रोज, सेलेक्टेड कॉलम्स देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा आप जो वेयर में कंडीशन लिखते हैं, उस कंडीशन में आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये इक्वल टू के लिए हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, नॉट इक्वल टू कैसे बनाते हैं? तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में कई जगह पे नॉट इक्वल टू इस तरीके से बनाया जाता है, ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल एक साथ लगा के, और कई जगह पर इस तरीके से बनाया जाता है। तो हम देखें माइस्क्यूएल में कौन सा वाला एप्लीकेबल है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एज, मैं लिख देता हूँ एज नॉट इक्वल टू। अब देखिए, पहले किसी की एज आप देख लीजिए, जैसे हमें दिख रहा है कि रुचि की एज 33 है, ठीक है, रुचि की एज 33 है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी एज 33 है उसका डेटा ना दिखे, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 33 मैंने लिख दिया। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज नॉट इक्वल टू 33। तो आप देख रहे हैं इसमें रुचि नहीं है, बाकी सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी सबकी एज 33 के अलावा कुछ भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि माइस्क्यूएल में नॉट इक्वल टू इस तरीके से लिखना है, पर क्या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं? तो यस, माइस्क्यूएल में ये दोनों सपोर्टेड हैं। कई जगह पर सिर्फ एक ही सपोर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको रुचि का डेटा नहीं दिख रहा है, ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, और ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। इसके अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें दिख रही हैं, जैसे बिटवीन, लाइक, इन। तो ये बिटवीन से क्या होता है, जो आपने एंड से यूज़ करा है ना, वैसा ही काम आप बिटवीन से भी करा सकते हो। जैसे आप देखना चाहते हो सैलरी, ठीक है। पहले मैं एक बार फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर देता हूँ, सारा डेटा हमें एक बार में दिख जाएगा। एम्प्लॉय, सारा डेटा हमको दिख रहा है। अब मैं क्वेरी लगा के बता रहा हूँ आपको, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पर वेयर में मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ बिटवीन को। तो बिटवीन को किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हमें सैलरी पे लगाना है, तो सैलरी बिटवीन। तो बिटवीन, अगेन कह रहा हूँ कैपिटल स्मॉल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, केस इनसेंसिटिव है। तो बिटवीन, अब किस किस के बीच में? तो मैंने कहा कि 20,000 एंड 30,000। ओह, तो यहाँ पर क्या एरर आ रही है इसमें? यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। अरे, इसमें हमने एक सिली मिस्टेक कर दी है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टेबल का नाम तो लिखा ही नहीं है, किस टेबल में से डेटा निकालेगा वो? तो यहाँ लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय, ठीक है। अभी ये डेटा हमारे पास आ रहा है। तो सिंपल है, जिसकी सैलरी 20,000 से 30,000 की रेंज में, अच्छा लिखते बिटवीन है पर ये दोनों वैल्यू इंक्लूसिव हैं, थोड़ा ये ध्यान में रखना है ना। 20,000 भी इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे राहुल की सैलरी 20,000 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूसिव होती हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होती, जो कि नॉर्मली बिटवीन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, लेकिन यहाँ पर ये इंक्लूसिव होता है, ठीक है। तो ये बिटवीन का मतलब हो गया है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाह रहे हैं लाइक का मतलब, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे दिखें जिनके नाम की स्टार्टिंग कैपिटल ए से होती है। तो मैं लिखूंगा वेयर
नेम लाइक, और फिर मैं लिख रहा हूं कैपिटल ए, और उसके बाद लिख रहा हूं कि पहला लेटर कैपिटल ए हो, उसके बाद कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिखता हूं परसेंट। परसेंट का मतलब ये हो गया कि फिर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे और वट एवर दोज कैरेक्टर्स हो, तो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये लाइक के साथ हम किस किस तरह से ये पैटर्न लिख सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए मैंने बस आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि यस लाइक भी हम लिख सकते हैं, और ये बहुत काम का होता है क्योंकि क्वेरीज कुछ इस तरह की बनती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल बहुत होगा। तो ये हो जाता है लाइक, और ऐसे ही एक इन होता है। तो जैसे मैं लिखना चाहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अच्छा अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि नेम, यदि नेम इन, और मैं कुछ नंबर ऑफ कुछ नेम्स बताऊंगा कि इनमें से कोई नाम है अगर तो रिकॉर्ड दिखा दो। जैसे मैंने कहा अगर निधि है, ठीक है, या रुचि नाम है, या आदित्य नाम है, इनमें से कुछ है तो डेटा दिखा दो, ठीक है। अब आप इक्वल टू लगाते, फिर बीच में कई बार एंड लगाते, उससे बेटर है कि आपने इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया है। आप देखिए कि वही रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे जिसमें नेम की वैल्यू इन सेट ऑफ वैल्यूज में से है। तो निधि होगा तो भी दिखेगा, रुचि होगा तो भी दिखेगा, आदित्य होगा तो भी दिखेगा। ये ज़रूरी नहीं कि सारे होना चाहिए, हो सकता है निधि नाम का कोई भी रिकॉर्ड में नहीं होता तो वो नहीं दिखता, ठीक है। तो बस आपको वो नेम्स देखने, कोई भी नाम देखेंगे, जितने भी नाम रिकॉर्ड्स में रखे हुए हैं हर एक नाम को चेक कर रहे हैं कि क्या वो इन तीनों में से कोई है, अगर है तो वो दिखा दो, नहीं तो रिकॉर्ड मत दिखाओ, इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से एक बार फिर मैं सेलेक्ट क्वेरी लिख लेता हूँ सारा डेटा देखने के लिए। ये रहा सारा डेटा। अच्छा, इसमें कोई रिपीट हो रही है क्या वैल्यूज़? देखिए कहीं पर भी वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? ओके, सो लाइक ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो मैं जानबूझ के कुछ वैल्यूज़ को रिपीट करता हूँ। जैसे नेम में मैं कर लेता हूँ रिपीट, तो मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा पहले वैल्यू को। तो मैं कैसे लिखूँगा? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है, और फिर पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे कॉलम्स के नाम जो होंगे EMP-ID, ठीक है। और अगर आप कॉलम का नाम नहीं देते हो ना, वो भी कर सकते हो। अगर आप कॉलम का नाम नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप सारे कॉलम्स में डेटा रख रहे हो, बस आपको वैल्यूज़ उसी ऑर्डर में रखनी पड़ेंगी जिस ऑर्डर में कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो सबसे पहले वैल्यू दे दी मैंने 13, फिर मैंने वैल्यू दे दी सपोज करो मनीष। तो नाम मैंने जानबूझ के रिपीट किया है। एज हो सकता है इनकी हो 37 और सैलरी हो सकता है 60,000, ठीक है। पर मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 14, और इसका नाम है शाहिद। तो शाहिद नाम का पहले से भी था और इसकी एज है 32 और 75,000। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका नाम रख लेते हैं संदीप एंड एज है इसकी 29, सैलरी है इसकी 30,000। बस 3 रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट कर दिए। अभी मैं एक बार फिर सेलेक्ट क्वेरी लगा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये सारे रिकॉर्ड्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें रिपीटेड रिकॉर्ड्स भी हैं, पर मैं वही रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं। सो जैसे मैंने कहा कि कितने अलग अलग नाम के लोग एम्प्लॉयज़ हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स दिखाओ जिनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अभी तो ये सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, पर अगर मैं स्टार की जगह कर दूं सिर्फ नेम, तो ये क्या करेगा, सिर्फ नेम्स दिखा रहा है, इसमें से कुछ नेम्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये सेलेक्ट के बाद मैं लिख दूंगा डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट नेम्स मुझे दिखाएगा। आप देखो पहले मुझे क्या हो रहा था, संदीप 2 बार था, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं तो संदीप मुझे एक ही बार दिख रहा है, राइट। मुझे यहाँ पर मनीष 2 बार दिख रहा है, पर अभी ना मनीष एक ही बार दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर शाहिद दिख रहा है 2 बार, शाहिद दिख रहा है 2 बार, पर यहाँ पर शाहिद आपको एक ही बार दिखेगा। तो यूनिक आपको रिकॉर्ड्स दिखाई देते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए। आप अगर यहाँ पे लिखते हैं और भी वैल्यूज़ का नाम लिखते हैं, जैसे आपने लिखा एज, ठीक है, अभी आप देखिए नेम और एज दोनों दिखा रहा है वो, ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट आपने किस पे लगाया है, यहाँ पर आपने डिस्टिंक्ट लगाया है नेम पर, बट आप देखो ये नेम तो रिपीट हो रहा है ना, बट एक्चुअल में ये डिस्टिंक्ट नेम पे नहीं लगा है, ये नेम और एज के कॉम्बिनेशन पे लगा है। तो नेम और एज का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर संदीप लिखा है और यहाँ पर भी संदीप लिखा है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आप देखोगे ना, संदीप 31 और संदीप 29, ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट, मतलब ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों दिखाई देंगे। अगर ये दोनों सेम होते, मान लो संदीप की एज 31 है और इधर संदीप की एज भी 31 होती, तो फिर इन दोनों में से एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता आपको। तो ये डिस्टिंक्ट केवल नेम पर अप्लाई नहीं है, नेम और एज के कॉम्बिनेशन पे अप्लाई है, इंडिविजुअली भी नहीं, नेम और एज का कॉम्बिनेशन, तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ऐसे आप रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, बहुत ही बेसिक सी आपको सेलेक्ट क्वेरीज सिखाई हैं। अभी सेलेक्ट क्वेरी में और भी बहुत कुछ बताना है, बहुत ही एडवांस्ड भी होगा इसमें, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक करा है, पर इसी कोर्स में आपको आगे वो भी वीडियोस मिलेंगे। और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देता जा रहा हूँ। और असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, तो मेरी वेबसाइट premium.mysirji.com पे मिलेंगे। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इस कोर्स में एनरोल होना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और असाइनमेंट्स भी देख सकते हैं। असाइनमेंट्स को हम वीडियोस में ही डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, अपने कमेंट्स देकर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और कितने काम की लग रही है आपको ये सीरीज़। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।